एक्सरसाइज 16.1 को में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां से सबसे पहले चीज क्या है, घन। तो घन क्या है? घन वह ठोस आकृति है जिसमें 6 पृष्ठ 8 शीर्ष और 12 किनारे तथा प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार हो, उसे घन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए घन जैसे पासा होता है या चौक का डिब्बा। ठीक है। तो ये घन के सबसे बढ़िया उदाहरण है पासा और चौक का डिब्बा। अब देखो घन से संबंधित जो सूत्र हैं, यहां इसके सूत्र हैं। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद दूसरा सूत्र है आपका घन का वक्र या हम कहें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तीसरा सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। चौथा सूत्र है घन का आयतन, ये होता है भुजा क्यूब। पांचवा सूत्र है घन के विकर्ण की लंबाई बराबर होता है 3 भुजा √3, भुजा √3। ये 5 सूत्र हमारे घन से संबंधित हैं। इसी में चलते हैं, घनाभ की बात करते हैं हम। तो घनाभ की परिभाषा में केवल एक शब्द का अंतर आएगा, यहां वर्गाकार की जगह हम कर देंगे आयताकार। ठीक है। वह ठोस आकृति जिसमें 6 पृष्ठ 8 शीर्ष और 12 किनारे हो तथा प्रत्येक पृष्ठ कैसा हो, या आयताकार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। ठीक है। तो घनाभ और घन की परिभाषा है कि केवल 2 जगह, यहाँ आपको वर्गाकार की जगह आयताकार और यहाँ घन की जगह घनाभ। ठीक है। इसके बाद देखिए अब इसके सूत्र देखते हैं। घनाभ के सूत्रों की बात करते हैं। तो मैं यहां से यही सूत्र हैं, क्या क्या निकालना है घनाभ में, यहां हम लिखेंगे घनाभ। ठीक है। तो यहां घनाभ के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर यहां आ जाइए, घनाभ का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके बाद चलेंगे हम तीसरा प्रश्न, सूत्र घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में लंबाई इंटू
चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसके बाद घनाभ का आयतन, यहां से घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसके बाद चलेंगे घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, इसके बाद देखो यहां कमरे की चारों, छठवां सूत्र इसमें बना दिया मैंने कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से आपका यही सूत्र काम करेगा, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे कुछ सूत्र हैं। अच्छा देखो आयतन की बात करते हैं, आयतन। ठीक है, आइए तो देखिए यहां एक्सरसाइज 16.1 के सवाल लेते हैं। मैंने लिया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। पहले प्रश्न में आपको दिया है कि एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो यहां से हम लिख लेंगे कि दिया है हमारे पास। यहां पर घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई को एल दे रखी 12 सेमी, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई को कहेंगे बी, ये दे रखी है 9 सेमी, और ऊंचाई एच ये दे रखी है हमारे पास 5 सेमी। अब हमसे यहां पर पूछा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो हम सूत्र लगाते हैं सीधी। ठीक है, यहां से हल करेंगे तो लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहां रख दीजिए 2, लंबाई कितनी है 12 इंटू कितना 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12, 2 12 नंबर 108 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 12 पंजे 60, 2 ये हो गया 108 प्लस इसे जोड़ दो 105, तो 2 दोनों को जोड़ दो 200, 8 5 13, गुणा कर दीजिए 6 2 426 सेमी स्क्वायर। अब इसके बाद पूछा दूसरे में इसका आयतन, तो यहां से निकाला हमने घनाभ का आयतन, और आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है आपका 12, बी कितना है यहां से 9, एच कितना है आपका 5। ठीक है, 12 पंजे 60 इंटू 9, 9 छिंग 54, 540 सेमी क्यूब। देखिए आयतन को हमेशा घन इकाई में लिखेंगे और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दूसरा, देखिए दूसरे प्रश्न में फिर आपको क्या दिया है, यहां से प्रश्न दूसरे में कह रहा है कि 3 घन है हमारे पास। दूसरे प्रश्न में कहा है कि 3 घन, और तीनों घनों की भुजाएं दे रखी क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी और 1 सेमी। यहां दिया है 3 घनों की भुजाएं। ठीक है, अच्छा यहां 3 भुजाएं, तो मैं इसको एक को मान लेता हूं A1, ठीक है, या A मान लेता हूं, दूसरे को B मान लेता हूं और तीसरे की भुजा को C मान लेता हूं। ठीक है, यहां 8 सेमी इसकी भुजा है, इसकी 6 सेमी है और इसकी 1 सेमी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन तीनों को पिघला करके नया घन बनाया जाता है और नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
चलिए तो हम क्या करते हैं हमने मान लिया, माना नए घन की भुजा बराबर, इसको कैपिटल ए मान, ठीक है। नए घन की भुजा क्या, कैपिटल ए। अच्छा, तीनों घनों को, चूंकि तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तीनों घनों को पिघला करके, जब किसी आकृति को पिघला करके किसी अन्य आकृति में डालेंगे तो वहां पर आयतन क्या रहेगा, समान। तो यहां से इन तीनों घनों का जो आयतन होगा वो इस नए घन के आयतन के बराबर होगा। इसीलिए यहां हम लिखेंगे नए घन का आयतन बराबर होगा तीनों घनों के आयतनों का योगफल, ठीक है। आयतन का सूत्र तो वही है, भुजा क्यू, ठीक है, बराबर। अब यहां से इसका आयतन निकालेंगे तो ए क्यू कर देंगे, इसका निकालेंगे तो बी क्यू कर देंगे, और इसका निकालेंगे तो सी क्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ कैपिटल ए का होल क्यू, क्योंकि नए घन की भुजा क्या ए है। यहाँ इसका मान रख दीजिए 8 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस 1 का क्यू। तो यहां से आ जाएगा 8 का क्यू कितना होता है 512, 6 का क्यू 216 प्लस 1, जोड़ दीजिए, ये हो गए 8 और 1 9, ठीक है। यहां से 2 और ये हो गया 729, अर्थात ए क्यू का मान 729 है। तो ए बराबर हो जाएगा 3√729, अर्थात दोनों पक्षों को क्या कर दिया हमने, घनमूल लिया। तो यहां से इसका घनमूल क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा कितना, ये किसका घन है 729, 9, ठीक है, 9 का घन है, अर्थात नए घन की हमारी भुजा क्या आ गई है 9 सेमी आ चुकी है, ठीक है। जब हमारे नए घन की भुजा 9 सेमी आ गई है तो अब हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, यहां से नए घन की भुजा आ चुकी है, यहां से लिखा अतः नए घन की भुजा बराबर 9 सेमी। तो नए घन का आयत संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का वर्ग, तो 6 इंटू 9 नाम 81, तो 6 कम 6 और 6 48, 486 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे नए घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना होगा 486 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैंने, देखो तीसरे को थोड़ा समझा दूं। तीसरे में कह रहा है कि एक संदूक की माप दे रखी है, 50 सेमी लंबाई, 36 सेमी चौड़ाई और ऊंचाई 25 सेमी है। इस संदूक का हमको कवर बनाना है, तो पूछ रहा है कि कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। वर्ग सेमी हम किसका निकाल, क्षेत्रफल को वर्ग सेमी में लिखते हैं, अर्थात हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसका निकालना है, जब संदूक है और यदि उस संदूक का कवर बनाएंगे तो उसके सभी पृष्ठों को ढकेंगे हम। तो यहां पर हम इसका क्या लगा देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। आपके पास एल बी एच तीनों क्लियर हैं, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते ही आपका ये आंसर आ जाएगा। तो मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे में देखिए क्या करना है। प्रश्न नंबर चौथे में दे रहा है कि एक घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया 100 वर्ग सेमी, ठीक है, 100 वर्ग सेमी। अच्छा, एक घन के प्रत्येक पृष्ठ का, प्रत्येक का मतलब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है।
अब कह रहा है इसको आधार के समांतर और समतल द्वारा घन को काट करके दो बराबर भाग में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। चलिए देखो, यहां से सबसे पहले जब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया तो हम इस घन की पहले भुजा प्राप्त करेंगे और एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर बराबर 100। तो यहां से हमारी भुजा आ जाएगी अंडर रूट में 100। तो यहां से हमारी भुजा आ गई इस घन की 10 सेमी। ठीक है, अब कह रहा है आधार के समांतर इस घन के दो समान भाग करने पर, आधार के समांतर घन के दो समान भाग करने पर प्रत्येक भाग की जो माप होगी, माप, तो यहां से हमारी माप निकलेगी। यदि हम इसकी देखिए घनाभ की लंबाई है, ठीक है, जैसे ये आपका मान लो घन है, तो यदि हम इसको आधार मान लो, इसको आधार मानते हैं और यदि इस आधार के समांतर इसको यहां से काटेंगे, ठीक है, तो केवल इसकी ऊंचाई प्रभावित होगी, ये भाग, ये दूरी और ये दूरी प्रभावित नहीं होगी। तो इसीलिए यहां से एल होगी हमारी 10 सेमी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बी चौड़ाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 सेमी। और एच यदि निकालते हैं तो एच इसका क्या हो जाएगा, आधा 10/2 बराबर 5 सेमी। ठीक है, केवल इसकी ऊंचाई प्रभावित होगी आधार के समांतर काटने पर। अब इसने पूछा है तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः प्रत्येक भाग, और प्रत्येक भाग अब कैसा हो गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में तीनों अलग आ गई है तो ये घनाभ में गया, तो यहां से प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 LB BH और HL। 2 यहां लगा दीजिए 10 × 10 प्लस 10 × 5 प्लस 5 × 10, ये हो जाएगा 200 प्लस 50 प्लस 50, 2, इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से दोनों भागों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 400 वर्ग सेमी हो जाएगा। हाँ, तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दे रहा है कि बगैर ढक्कन का एक संदूक है। संदूक दो प्रकार का आएगा प्रश्न में, एक ढक्कन वाला भी होगा, एक बगैर ढक्कन का, जो 3 सेमी मोटी लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, संदूक के सभी पृष्ठों में लकड़ी की मोटाई कितनी, 3 सेमी लगी हुई है और इसकी बाहरी माप दी है। ठीक है, तो यहां से मैंने लिख दिया है हमारे पास बगैर ढक्कन के संदूक की बाहरी माप, बाहरी माप अर्थात एल, बाहरी माप में एल में दे रखा है कितना, 146 सेमी, 146 सेमी। बी चौड़ाई दी है 116 सेमी और एच ये दिया आपकी 83 सेमी। ठीक है, और संदूक में लकड़ी की मोटाई, संदूक में लगी लकड़ी की मोटाई बराबर है 3 से। ठीक है, अच्छा, तो अब इसने पूछा है और ये कह रहा है कि संदूक के अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है। वो पेंट की दर दे रखी है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी। हमें इसके अंदर की ओर पेंट कराना है, संदूक के अंदर, ढक्कन है ही नहीं। ठीक है, तो संदूक के अंदर पेंट कराना है तो पहले हमें अंदर की माप चाहिए। ठीक है, तो यहां से अमल करते हैं, संदूक के अंदर की माप
ठीक है, वही एल। अब यहां ध्यान रखना है आपको, यदि हमें संदूक के बाहर की माप दी है और अंदर की निकालनी है तो इस मोटाई का दुगुना करके लंबाई चौड़ाई में से घटा देंगे। अच्छा ध्यान रखें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से भी घटा दो, लेकिन ध्यान रखना ढक्कन हो तब तो तीनों में से घटा दो, और ढक्कन नहीं है तो केवल लंबाई और चौड़ाई में से घटाना है दुगुना, और ऊंचाई में से केवल उतना ही घटाना है क्योंकि ऊपर लकड़ी नहीं है। अच्छा, और ढक्कनदार संदूक है तो आपको तीनों में से दुगुना ही घटाना है, किसका, लकड़ी की मोटाई का। और यदि आपके पास अंदर की माप हो और कहीं बाहर की निकालनी है तो इसका लकड़ी की मोटाई का दुगुना करके इन तीनों में जोड़ देंगे ढक्कन वाले संदूक में, और बगैर ढक्कन वाले संदूक में केवल इसका दुगुना लंबाई चौड़ाई में जोड़ेंगे और ऊंचाई में केवल इतना ही प्लस करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां से हमें अंदर की माप निकालनी है, तो लकड़ी की मोटाई का तो यहां से हमारा एल हो जाएगा 146 माइनस इसका दुगुना कर दो 6 बराबर 140 सेमी। बी हो जाएगा हमारा 116 माइनस 6 बराबर 110 सेमी। और एच हो जाएगा हमारा 83 माइनस केवल 3 क्योंकि यहां ढक्कन नहीं है, 3 बराबर 80 सेमी। ठीक है, ये आ गया। अब अंदर की ओर पेंट कराना है। अब देखो इसके ऊपर ढक्कन तो है ही नहीं, तो अंदर पेंट कराने के लिए बचा क्या, केवल इसकी 4 दीवार। ठीक है, जैसे कमरे की छत नहीं है तो कमरे की 4 दीवारें बची पेंट करने के लिए, और संदूक में तल में भी हम कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास यहां से पेंट कराने योग्य क्षेत्रफल अंदर की ओर पेंट कराने योग्य क्षेत्रफल क्या निकलेगा, एक तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस इसके तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र बताया 2 कोष्टक में L प्लस बी इंटू एच प्लस, और तल का क्षेत्रफल कहें या आधार का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। रख दीजिए यहां से 2, L कितना है हमारे पास 140, B 110 इंटू एच हमारे पास 80 प्लस L का मान है हमारे पास यहां से 140 इंटू 110 कर दीजिए 2, इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 250 इंटू 80 प्लस गुणा कर दीजिए तो 2 जीरो आपके, और 14 एकम 14 और 1 15, यहां से गुणा कर दीजिए तीनों का, 2 जीरो ये रख दीजिए। ठीक है, और 25 दूनी 50, और 50 का 8 से 5 जीरो आ गया, 8 5 40। ठीक है, ये 40,000 प्लस 15,400, तो टोटल कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है, 400 ये आ गया आपका, और ये हो जाएगा 55,400 सेमी स्क्वायर। जितने भाग में पेंट कराना है उसका क्षेत्रफल 55,400 वर्ग सेमी आ चुका है। अब पेंट कराने की जो दर दी है, ठीक है, उस दर से इसका मूल्य निकालना है। तो यहां से हम लिखेंगे, चूंकि 1,000 वर्ग सेमी पेंट कराने का व्यय या मूल्य बराबर कितना, 2 रुपया, इसीलिए हम 1 वर्ग सेमी पेंट कराने का मूल्य निकालेंगे, तो हो जाएगा 2/1000। इसीलिए 55,400 वर्ग सेमी पेंट कराना है, तो यहां से इस पेंट कराने का व्यय निकलेगा 2/1000 इंटू 55,400। 2 जीरो से आपके 2 खत्म हो गए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 1 11, बटे में कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 110 रुपए 80 पैसे।
ये इतना खर्चा हमारा आएगा इसके अंदर पेंट कराने का। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है आपका 6वां सवाल। ठीक है, अच्छा देखो 6वें सवाल में क्या है। प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में आपके पास क्या दिया है। 6वें प्रश्न में हमारे पास दिया है क्या कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग। ठीक है, घनाभ की कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, तो लंबाई मैंने एल बी और एच इनको योग कह रहा है 19 दे रहा है। आगे चले, तथा विकर्ण की लंबाई। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या है, यहां विकर्ण की लंबाई दे रहा है, विकर्ण की लंबाई बराबर दे रहा है 11 सेमी। ठीक है, 11 सेमी। हाँ, तो देखिए यहां से हमारे पास दो चीजें दी है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 और विकर्ण की लंबाई दे रखी है 11। तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या करना है हमें, इस विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है क्या, अंडर रूट में एल वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस एच वर्ग बराबर 11। देखिए यदि हम इधर से इस रूट को हटाते हैं, ठीक है, यदि हम रूट को हटाते हैं यहां से, तो इधर दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते इधर से ये रूट हट जाएगा, एल वर्ग बी वर्ग एच वर्ग। ठीक है, बराबर इधर कर देंगे 11 का स्क्वायर। यहां हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा एल वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस एच वर्ग बराबर 121। इसे डाल दीजिए समीकरण 1। अब हमारे पास ये भी दे रखा है, चूंकि एल प्लस बी प्लस एच, ठीक है, बराबर कितना दिया है 19, ये हमारे पास दिया है। अच्छा दिया है तो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। फिर यहां से मैंने कर दिया एल प्लस बी प्लस एच का होल वर्ग बराबर 19 का वर्ग। यहां से भी कर दिया हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो खोल दीजिए, ये एक सर्फ उनका बन गई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको खोलेंगे तो ये बनेगा हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ए बी की जगह एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 361। ठीक है, देखिए यहां से समीकरण 1 से इसका मान रख दो, इसकी जगह क्या आ जाएगा 121 प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361। ठीक है, अच्छा यहां हमने समीकरण 1 से मान रख दिया, समीकरण 1 से। अच्छा इसको उधर ले जाइए तो यहां बचा आपका 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361 माइनस 121। इसमें से दो कॉमन ले लीजिए तो बचेगा LB प्लस BH प्लस HL बराबर इधर घटा दीजिए 240। ठीक है, अच्छा देखो ये सूत्र हमारे पास किसका, घनाभ का। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बराबर 240 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसने पूछा था कि यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग इतना, विकर्ण की लंबाई इतनी, तो घनाभ का इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न लेता हूं मैं 7 में।
देखिए प्रश्न नंबर 7 को आप निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा समझा दूं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको। प्रश्न नंबर 7 में आपको करना है कि 6 मीटर भुजा का एक वर्गाकार, ठीक है, फर्श के कमरे में 150 घन मीटर हवा है, इस कमरे की ऊंचाई निकालनी है। देखो घन यानी कमरे कैसा है, वर्गाकार, तो वर्गाकार कमरे की भुजा दे दिए, यहां मैं लिख देता हूं वर्गाकार कमरे की भुजा बराबर 6 सेमी, और कमरे में क्या है, हवा, ठीक है, इस कमरे में 100 घन मीटर हवा है, अर्थात कमरे का आयतन हो गया, कमरे का आयतन कितना हो गया, 180 घन मीटर, ये 6 मीटर है, ठीक है। अच्छा, कमरे के आयतन का सूत्र मैंने आपको बताया था। अब कमरा वर्गाकार इसका आधार है, ठीक है, तो एक तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये इसकी भुजा दी है वर्गाकार कमरे की, ये तो इसका मतलब ये वर्गाकार कमरा है तो इसकी भुजा 6 मीटर हो गई। अब यहां से हमें इसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, कमरे की ऊंचाई निकालनी है, तो यहां से हम लगा देंगे कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर 180, इसकी जगह क्या लिख देंगे, अब आधार का क्षेत्रफल एक वर्गाकार कमरा है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ऊंचाई बराबर 180, तो यहां 6 का वर्ग इंटू ऊंचाई बराबर 180, तो यहां से हमारा हो जाएगा 36 इंटू ऊंचाई बराबर 180, तो यहां से ऊंचाई आ जाएगी 180/36, इसे काट देंगे बराबर 5 मीटर। कमरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है भैया। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हाँ, तो देखिए प्रश्न नंबर 8 में, प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी एक दीवार बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां दीवार की हमारे पास लंबाई दी है, दीवार की लंबाई यानी L बराबर 44 मीटर, B चौड़ाई है 1.5 मीटर और H ये दिए 85 सेमी, ठीक है। यदि सेमी बदलते हैं तो ये हो जाएगा 4400 सेमी, और ये हो जाएगा हमारा 150 सेमी। मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया। अच्छा, एक ईंट की माप दे रखी है, एक ईंट की माप L बराबर 22 सेमी, B बराबर 10 सेमी। हाँ देखिए यहां से तो ईंट की माप में आता है L 22, B 10, किताब में यहां पर ये H गलत दिया है तो H यहां से आपका 17 सेमी, ठीक है। तो अब यहां से हल करते हैं, तो दीवार में ईंटों की संख्या निकालनी है हमें, ठीक है। दीवार में ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन वटे एक ईंट का आयतन, ठीक है। दीवार का आयतन होता है, दीवार और ईंट दोनों ही घनाभ के आकार में आती है, तो यहां से आयतन का सूत्र होता है घनाभ का L इंटू बी इंटू एच। तो यहां दीवार की माप ले लेते हैं, L का मान 4400 इंटू 150 इंटू 85 वटे, यहां से माप ले लेते हैं ईंट की 22 इंटू 10 इंटू 17, 17 से काट दो 5 बार, 17 पंजे 85, ठीक है। और इससे काट दो 2 बार, और 22 दूनी 44, 2 बार 200, तो ये हो जाएगा हमारा 5 से 2 बार काट दिया, और 22 दूनी 44, 44 का इससे 1 बार, सॉरी 44 से इसको काटेंगे 1 बार यानी 100 बार हो गया, तो 150 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000
ईंटें, अर्थात इस दीवार को बनाने में हमें 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए इसी पर आधारित आपका प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 में आपको दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है और ईंट की माप दे रखी है। फिर यहाँ पे भी पूछा ईंटों की संख्या। तो ठीक इसी प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 निकाल सकते हैं। अच्छा, 9वें प्रश्न में क्या करना है? 9वें प्रश्न 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो देखो यहाँ कमरे की माप तीनों अलग अलग हैं, अर्थात कमरा जो बना वो कैसा है? घनाभ के आकार का। और यदि हम इसमें कमरे में किसी छड़ को रखते हैं तो यहां से हमें कमरे की क्या निकालनी पड़ी? विकर्ण की लंबाई। तो सबसे अधिक लंबी छड़ जो रखी जाएगी वो क्या होगी? विकर्ण की लंबाई। और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट में L वर्ग प्लस B वर्ग प्लस H वर्ग। तो यहां से अपन इस सवाल को सीधे घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र लगा के हल कर सकते हैं। 10वें प्रश्न में घन का आयतन दे रखा है तो भुजा निकालनी है। ठीक है, जैसे आपका ये 10वां प्रश्न है तो यहां से हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर कितना है? यहां से दे रखा है 512 और घन के आयतन का सूत्र होता है क्या? भुजा Q बराबर 512। तो यहां से भुजा आ जाएगी हमारी 3√512, अर्थात यहां से हमारी भुजा आ जाएगी कितनी? 8 सेमी। इसका घनमूल ले लिया। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आपका इसमें 12 में। देखिए अंतिम प्रश्न 12 में क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12 में दिया है। घनाभ की L अनुपात B अनुपात H बराबर कितना दिया है? 5:3:2। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है हमें, वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? यहां हमारे पास दिया 558 सेमी स्क्वायर। तो इसकी कोरों की लंबाई, अर्थात हमें कोरों की माप बतानी, अर्थात इसकी L B H के हमें मान ज्ञात करने। तो हमने मान लिया, यहां से माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है x सेमी। तब हमारी L हो जाएगी, L कितनी? यहां से 5x सेमी। B हो जाएगी, x का इसमें गुणा कर दो 3x सेमी। और H हो जाएगी 2x सेमी। ठीक है, यहां से तीनों माप ये आ गई। अब हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो यहां से सूत्र लगा दिया हमने। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया? 558 सेमी वर्ग। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्टक में LB BH HL बराबर 558। यहां से रखो 2, L का मान कितना है? 5x इंटू 3x प्लस B का मान 3x इंटू 2xH प्लस 2x इंटू 5x बराबर 558। यहां से हो जाएगा 2, इनका गुणा करो 5×3 15x वर्ग प्लस 3 दूनी 6x वर्ग प्लस 5 दूनी 10x वर्ग बराबर 558। दो ये इनको जोड़ दीजिए, 15 6 21 प्लस 31 एक्स स्क्वायर बराबर 558। तो 31 दूनी 62 एक्स वर्ग बराबर 558। तो यहां से हमारा एक्स वर्ग का जो मान आएगा, एक्स वर्ग बराबर हो जाएगा 558 बटे में कितना? 62। ठीक है, अच्छा अब यहां से 9 बार कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 चिंग 54 1 55, इससे 9 बार हम इसको काट देंगे तो एक्स स्क्वायर का मान 9, तो एक्स का मान आ जाएगा कितना? √9, अर्थात एक्स बराबर 3। चलिए एक्स का मान आ गया और एक्स के मान को यहां ले आओ। अतः
अतः घनाभ की L बराबर 5x अर्थात 5 गुणा 3 बराबर 15 सेमी। ठीक है। B बराबर कितना है हमारे पास B 3x तो 3 गुणा 3 बराबर x का मान रख दिया यहां से भी 9 सेमी और H बराबर 2x अर्थात 2 गुणा 3 बराबर 6 सेमी। यहां से हमारी तीनों माप आ गई। L 15 सेमी, B हमारा होगा 9 सेमी और H हमारा 6 सेमी होगा। ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट